हेलो हेलो भाइयों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है लॉर्ड कार्नवालिस। जो लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या कहा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बाबत 1793 की योजना में क्या क्या विधिक सुधार किए थे, वर्णन कीजिए और पूर्व की योजनाओं की तुलना से कैसे बेहतर थी। ये सब शुरू करेंगे इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का और नया टॉपिक है, क्योंकि जो यह प्रश्न है वो भारतीय कानून और प्रशासनिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण से संबंधित है। क्योंकि जो लॉर्ड कार्नवालिस था, उसको भारत में सिविल सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज और न्यायिक प्रशासन यानी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्रांतिकारी सुधारों के लिए जाना जाता है। आपके अनुरोध के अनुसार जो 1793 का जो योजना है यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एंड जुडिशियल प्लान ऑफ जो 1793 था, उसमें लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा किए गए जो विधिक कानूनी सुधारों का विस्तृत वर्णन करूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। जो लॉर्ड कार्नवालिस की 1793 की विधिक सुधार योजना, वो क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस ने 1786 में गवर्नर जनरल का पद संभाला और उनका मुख्य लक्ष्य प्रशासनिक अराजकता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव केओस को समाप्त करना और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी पर आधारित हो। जो लॉर्ड कार्नवालिस ने 1786 में गवर्नर जनरल का पद संभाला था और उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? प्रशासनिक अराजकता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव केओस चल रहे थे, उसको समाप्त करके क्या करना, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जो कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, ईमानदारी, इंटेग्रिटी और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी पर आधारित हो। उनके सुधारों का आसार शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर और न्याय का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस था। फिर देखते हैं 1793 की योजना को कॉर्नवालिस संहिता यानी कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रमुख सुधार शामिल थे। पहला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यह राजस्व यानी रेवेन्यू से संबंधित था, लेकिन इसके दूरगामी कानूनी परिणाम थे। फिर दूसरा था न्यायिक और पुलिस सुधार यानी जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स करना था। यह मुख्य रूप से न्याय प्रशासन से संबंधित था। अब इनके विधिक सुधारों पर जो ये क्या करते हैं, विधिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि आप कानून के छात्र हैं। एक एक करके कि 1793 की योजना में विधिक सुधार, जो 1793 की योजना में क्या विधिक सुधार थे यानी जुडिशियल रिफॉर्म्स थे 1793, वो देखते हैं। तो कॉर्नवालिस था, उसने 1787 और 1790 में प्रारंभिक न्याय सुधार किए थे। 1787 और 1790 में कॉर्नवालिस ने प्रारंभिक न्याय सुधार किए थे, लेकिन 1793 में ही उन्होंने पूरी तरह से संहिताबद्ध यानी फुल्ली कोडिफाइड करके कानूनी शक्ति यानी लीगल फोर्स दी गई। कॉर्नवालिस का सबसे मौलिक योगदान राजस्व यानी रेवेन्यू और न्याय प्रशासन यानी कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की शक्तियों को अलग करना था। इससे पहले परियर टू पेरियर टू 1793 यानी कि कलेक्टर के पास न केवल राजस्व एकत्र करने की शक्ति थी, बल्कि वह दीवानी अदालत का न्यायाधीश भी होता था। यानी कि इससे पहले कहा था, जब पेरियर टू 1793 तक क्या था, तो कलेक्टर के पास क्या होती थी कि पास न केवल राजस्व एकत्र करने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की शक्ति थी, बल्कि वह क्या था, दीवानी अदालत का न्यायाधीश यानी जज भी होता था। इससे शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण होता था यानी कि सेंट्रलाइजेशन होता था, जिससे भ्रष्टाचार, करप्शन और मनमानी यानी कि आर्बिट्रेरियसनेस तो क्या होती थी, उसको बढ़ावा मिलता था। दीवानी न्याय प्रशासन में सुधार यानी रिफॉर्म्स इन सिविल जस्टिस, वो क्या रही? ये सब एक के ऊपर एक आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, इस बार कैसे टाइप हुआ है। फिर 1793 के सुधारों ने दीवानी सिविल न्यायालयों की एक पदानुक्रमित संरचना हायरार्कियल स्ट्रक्चर स्थापित की है। 1793 के सुधारों ने क्या करी है, दीवानी यानी कि सिविल न्यायालयों की एक पदानुक्रमित संरचना हायरार्कियल स्ट्रक्चर स्थापित की है। कैसे? क्रम संख्या इधर होगी, न्यायालय के नाम होंगे, न्यायाधीश इधर होगा, क्षेत्राधिकार उनका क्या वो यहाँ होगा। यानी कि मुंसिफ की अदालत यानी कि मुंसिफ की अदालत में देखें तो देसी मुंसिफ इंडियन ऑफिसर्स होता था, सबसे निचले स्तर का न्यायालय था मुंसिफ की अदालत। छोटे यानी कि $50 या $50 डॉलर लिखे होंगे कि $50 मूल तक के दीवानी मामले ये सुनता था। रजिस्ट्रार की अदालत थी, देसी अधिकारी थे, इसमें $200 मूल्य तक के छोटे मामले सुनते थे। लेकिन न्यायाधीश का निर्णय केवल ईसाई न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित अप्रूव्ड होने से पर ही मान्य होता था। यानी कि जो रजिस्ट्रार की अदालत थी, तो देसी अधिकारी तो था उसके अंदर, लेकिन ऐसा होता था कि जो छोटे मामले $200 के अंदर के छोटे मामले सुनते थे, ठीक है, मूल तक के छोटे मामले, लेकिन न्यायाधीश का जो निर्णय है, जो देसी अधिकारी है, उसका कब होगा? जो कोई ईसाई न्यायाधीश यानी अंग्रेजी को न्यायाधीश बैठा होगा, वो अप्रूव करेगा उसके निर्णय को, तभी वो मान्य होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, रजिस्ट्रार कोर्ट जिन्हें कहते हैं। जिला दीवानी यानी जिला दीवानी अदालत डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थी, इसमें ब्रिटिश कलेक्टर बैठता था। कार्नवालिस ने कलेक्टर को राजस्व अधिकारी के रूप में छोड़ दिया और न्यायिक कार्य के लिए एक समर्पित ब्रिटिश न्यायाधीश यानी डेडिकेटेड ब्रिटिश जज नियुक्त किया।
फिर प्रांतीय न्यायालय क्या करते थे, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, 3-4 अंग्रेज न्यायाधीश में रहते थे। और फिर कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में 4 प्रांतीय अपीली न्यायालय क्या कर स्थापित किए। कॉर्नवालिस ने ये जिला अदालतों से अपील सुनते थे। सदर दीवानी अदालत देखें तो इसमें गवर्नर जनरल उसकी परिषद बैठी थी। ये दीवानी जो मामलों के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय फाइनल कोर्ट ऑफ अपील था। इसमें 50,000 रुपए से अधिक के मामलों में इसके इसके निर्णय के विरुद्ध किंग इन काउंसिल्स, प्रिवी काउंसिल्स में अपील की जा सकती थी। ठीक है, इसमें क्या करते थे। और फिर कानूनी इसका महत्व देखें तो क्या रहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर कि कलेक्टर की न्यायिक शक्ति को समाप्त कर दिया गया। यह पहली बार हुआ कि एक प्रशासनिक अधिकारी की न्यायिक शक्ति पर रोक लगाई गई, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पहला कदम था। फिर न्याय तक पहुंच देखे तो मुंसिफ और जो रजिस्ट्रार अदालतों की स्थापना से आम लोगों के लिए न्याय का पाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। छोटे लेवल के मैटर भी वो लोग देखने लगे थे। फौजदारी न्याय प्रशासन में सुधार देखें तो रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस 1790 में कॉर्नवालिस ने मुस्लिम फौजदारी कानून में सुधार की प्रक्रिया शुरू की, जिसे 1793 में संहिताबद्ध किया गया। क्रम संख्या न्यायालय के नाम वो देखेंगे। पहला जिला मजिस्ट्रेट की अदालत, इसमें देख लो जिला मजिस्ट्रेट की अदालत, और इसमें फॉन्ट अलग हो गया, अलग फॉन्ट। कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई, जिसका कार्य छोटे आपराधिक मामलों की सुनवाई और पुलिस प्रशासन की देखरेख करना था। तो सा देखेंगे प्रांतीय सर्किट अदालत न्यायालय क्या करते थे। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सर्किट थे 4 प्रांतीय अपील न्यायालय, ये न्यायाधीशों ने सर्किट जज के रूप में कार्य किया। वे जिलों का क्या करते थे, दौरा करते थे और गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई भी करते थे। एक सदर निजामत अदालत बनाई गई थी, इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था और इसमें गवर्नर जनरल, उसकी परिषद के सदस्य और मुख्य काजी व मुफ्ती शामिल थे। यह फौजदारी मामलों का अंतिम अपीलीय न्यायालय था। ठीक है, इसका कानूनी महत्व देख लो कि मुस्लिम कानून में सुधार, फौजदारी न्याय में मुस्लिम न्यायशास्त्र यानी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के उन हिस्सों को समाप्त कर दिया गया जो मानवता यानी ह्यूमैनिटी और न्याय यानी जस्टिस के सिद्धांतों के विरुद्ध थे। जैसा कि अंग भंग की सजा यानी म्यूटिलेशन और रक्त धन यानी ब्लड मनी दियात के नियम देखें तो इससे भारतीय न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू देखें तो सर्किट कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस को सदर निजामत अदालत द्वारा कंफर्म या अनुमोदित किया जाना अनिवार्य था। कोई क्या करता था, सर्किट कोर्ट द्वारा क्या कर दी जाती थी, किसी को डेथ सुना दी जाती थी आपराधिक मैटर में, डेथ सेंटेंस हो जाता था, मृत्युदंड हो जाता था, उसको सदर निजामत अदालत थी वो क्या करती थी, उसको अनुमोदित या कंफर्म करती थी। और ये अनिवार्य भी था, जो एक तरह के न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू का एक क्या है एग्जाम्पल है। पुलिस सुधार रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म देखते हैं वो क्या होता था कि जमींदारों की शक्ति का अंत हुआ कि कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनकी पुलिस शक्तियां यानी पुलिस पावर छीन ली। फिर क्या हुआ, इससे जमींदारों की स्थानीय तानाशाही पर रोक लगी और प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। दरोगा व्यवस्था लाई गई कि प्रत्येक थाना पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में एक दरोगा की नियुक्ति की गई, जिसे सरकार द्वारा वेतन दिया जाता था। यह आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव थी, जो अभी के टाइम पे भी चलती है। कानून के शासन की स्थापना देखें तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कॉर्नवालिस संहिता का सबसे मौलिक विधिक प्रावधान यह था कि सरकारी अधिकारियों को भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार जुडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स के अधीन लाया गया। फिर कानूनी सिद्धांत देखें तो 1793 के विनियमन यानी कि जो रेगुलेशंस थे, रेगुलेशन थर्ड था, विनियमन थर्ड था, उसमें 1793 ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व एकत्र करते समय किसी व्यक्ति को क्या करता है, गैर कानूनी रूप से चोट पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति दीवानी अदालत में अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा भी दायर कर सकता है। जैसे कि अभी के टाइम पे भी होता है कि अधिकारी आपको किसी प्रकार से कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, किसी के टाइम पे आपको हर्ट करता है, आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का वास्तविक क्रियान्वयन था। यहाँ यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह अधिकारी ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे दिखाया गया वास्तविक क्रियान्वयन। पूर्व की योजनाओं की तुलना में श्रेष्ठता देखें तो कॉर्नवालिस ने 1793 की योजना को कानूनी दृष्टिकोण से पूर्व के प्रशासनिक योजना जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना हो गई, इसे कहीं बेहतर माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना 1772-1781 की कमियां देख लो, शक्ति का केंद्रीकरण उसके अंदर हो गया था। जैसे हेस्टिंग्स की योजना में क्या हुआ था, कलेक्टर को राजस्व अधिकारी और दीवानी न्यायाधीश, जिला दीवानी अदालत दोनों ही शक्तियां प्राप्त थी। परिणाम इसके क्या निकले, इससे कलेक्टर बहुत शक्तिशाली हो गया और शक्ति का दुरुपयोग, एब्यूज ऑफ पावर्स और भ्रष्टाचार व्यापक हो गया। न्याय पक्षपाती या बायस्ड हो सकता था क्योंकि न्यायाधीश कलेक्टर स्वयं राजस्व विभाग का मुखिया था, जिसका हित राजस्व एकत्र करने में था।
न्यायिक और प्रशासनिक अस्पष्टता देखें वो क्या हुआ, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्यूटी वो थी। हेस्टिंग्स की योजनाएं अस्थायी यानी टेम्परेरी और प्रयोगवादी एक्सपेरिमेंटल थी। नियमों की अस्पष्टता के कारण न्याय प्रशासन में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी और निरंतरता यानी कंटिन्यूटी की कमी थी। फौजदारी न्याय में हस्तक्षेप देखें यानी फौजदारी न्याय अभी भी काफी हद तक निजाम यानी कि नवाब के अधीन था। हालांकि सदर निजामत अदालत कलकत्ता स्थानांतरित कर दी गई थी, फिर भी न्याय की प्रक्रिया पर पूरी तरह से कंपनी का नियंत्रण नहीं था। फिर 1793 की योजना में श्रेष्ठता यानी सुपीरियरिटी दे बताओ इस प्लान की, 1793 कार्डवालिस के शक्तियों का सेपरेशन हो गया क्लियर, यानी कि शक्तियों का पृथककरण हो गया स्पष्ट रूप से। 1793 में राजस्व कार्य कलेक्टर और न्यायिक कार्य डिस्ट्रिक्ट जज को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। कानूनी प्रभाव से ये क्या निकलेगा कि इससे न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त किया गया और दोनों शक्तियों का पृथककरण कर दिया गया। निष्पक्ष न्याय यानी इम्पार्शियल जस्टिस की नींव रखी। यह मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से क्या था, प्रेरित था। फिर जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत था मॉन्टेस्क्यू का, आप समझ सकते हो। कानून के शासन का विधिक समावेश देखें तो लीगल इंक्लूजन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, सरकारी अधिकारियों को पहली बार दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया गया था। हेस्टिंग्स की योजनाओं में एक ऐसा कोई स्पष्ट और बाध्यकारी विधिक प्रावधान नहीं था। कानूनी प्रभाव देखें तो यह कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धांतों को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। न्यायिक प्रणाली का संहिताबद्ध होना यानी कोडिफिकेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम देखें तो 1793 की योजना केवल घोषणाएं नहीं थी, उन्हें उन्हें 48 नियमों ने रेगुलेशंस के रूप में संहिताबद्ध भी किया गया था। कानूनी प्रभाव इसका देखो तो ये संहिताबद्धता ने कानून और न्याय प्रशासन में निश्चितता यानी सर्टेनिटी, पहुंच यानी एसेसिबिलिटी और एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाई, जो पूर्व की योजनाओं में अनुपस्थित थी। न्यायिक पदानुक्रम की स्पष्टता देखें, क्लैरिटी ऑफ जुडिशियल हायरार्की देखें तो मुंसिफ से लेकर सदर दीवानी अदालत तक दीवानी और फौजदारी दोनों में अदालतों की एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित की गई। कानूनी प्रभाव देख लो भी यहाँ पे, तो इसने अपील की प्रणाली, अपीलिएट जो सिस्टम होता है उसको सुव्यवस्थित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि गलत निर्णयों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जा सके। फिर कानूनी परिप्रेक्ष्य और दूरगामी परिणाम देख लो यानी लीगल पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देख लो, तो कॉर्नवालिस के विधिक सुधारों ने भारत में आधुनिक कानूनी ढांचे की स्थापना की, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की नींव रखी। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी देखें तो बोला कि जो कॉर्नवालिस द्वारा क्या करा गया, स्थापित पदानुक्रमित संरचना जिसे हम लोग हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कि आगे चलकर भारत में जिला अदालतों यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आधुनिक ढांचे का आधार बन गई। फिर फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या हुआ, और सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जिसे हम सीपीसी कहते हैं प्रोसीजर, उसमें क्या करा गया, उसके विकास में कॉर्नवालिस संहिता एक प्रेरणा स्रोत थी, क्योंकि इसने एक प्रक्रियात्मक ढांचा प्रोसीजरल फ्रेमवर्क क्या करा था, प्रदान किया। स्थायी बंदोबस्त देखें का कानूनी प्रभाव, लीगल इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट देखें तो क्या हुआ, हालांकि यह मुख्य रूप से राजस्व योजना थी, जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि अधिकारों पर दूरगामी परिणाम छोड़े, जैसे कि जमींदारों को संपत्ति का स्वामित्व दे दिया गया। ऐसे 1793 के विनियमन रेगुलेशन विनियमन फर्स्ट यानी रेगुलेशन फर्स्ट में 1793 के तहत क्या करा गया, जमींदारों को भूमि का स्वामी प्रॉपर्टियर्स ऑफ द सॉइल घोषित किया गया। विधिक परिणाम इसका क्या निकला, विधिक परिणाम इसका यह निकला, इस कदम ने एक नया भूमि स्वामित्व कानून लैंड ओनरशिप लॉ स्थापित किया, जो भारत में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के सिद्धांत को मजबूत करता था। भले ही इससे किसानों के अधिकारों को गंभीर नुकसान हुआ हो, फिर लेकिन सूर्य अस्त नियम एक सनसेट लॉ भी आया था। यदि जमींदार एक निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं कर पाता था तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। यह एक सख्त कानूनी अनुबंध या स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका पालन करना अनिवार्य था। न्यायपालिका का आधुनिकीकरण और भारतीय भागीदारी देखें तो यह था कि कार्नवालिस ने शुरुआत में उच्च पदों पर भारतीयों की भागीदारी को सीमित कर दिया था। उसका मानना था कि केवल ब्रिटिश अधिकारी ही भ्रष्टाचार से मुक्त होकर न्याय दे सकते हैं, और उसका मानना था कि इंडियंस लोग क्या होते हैं, घूसखोर होते हैं। कार्नवालिस का यह एक नकारात्मक पहलू था, क्योंकि इससे न्याय प्रशासन में देशी ज्ञान है जो इंडिजीनस नॉलेज होती है, जो हम लोग के, अब भाई इंडिया में तो इंडिया लोग की तो नॉलेज लोगे ना, और अनुभव को दरकिनार किया कर दिया गया। हालांकि 1833 के जो बाद जो विलियम बेटिंग वाला, जो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, जैसे अधिकारियों ने धीरे धीरे सदल अमीन यानी सदर अमीन अमीन और प्रमुख सदर अमीन जो थी, प्रिंसिपल सदर अमीन थी, वो जैसे पदों पर क्या करा, भारतीयों को अमीन जिन्हें हम लोग पहले कहते थे राजस्व में, आज भी होता नहीं आमीन है तो वही वाला आमीन,
नियुक्त करके इस नीति को उलटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिर अंत में हम लोग का निष्कर्ष निकलता तो कहला लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1793 की योजना ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक जल विभाजक वाटर शेड थी। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के बजाय कानून के सार्वभौमिक सिद्धांतों यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को प्राथमिकता दी। इस योजना के केंद्रीय विषय कानून का शासन और शक्तियों का पृथक्करण था, जिसने पहली बार सुनिश्चित किया कि न्याय केवल प्रशासनिक उपकरण नहीं रहेगा बल्कि एक स्वतंत्र और संहिताबद्ध प्रक्रिया बन जाएगा। इन सुधारों ने ही क्या करा, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में विधि संहिता बजाय कोडिफिकेशन ऑफ लॉ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आधुनिक पुलिस प्रशासन की क्या रखी, नींव रखी, जिनका प्रभाव आज भी भारतीय कानूनी ढांचे में दिखाई देता है। और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया और मेरे हिसाब से आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 के जितने भी प्रभाव थे, जो बदलाव थे थोड़े बहुत, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और नहीं समझ आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड प्लग दो, वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियो आते रहेंगे आपके स्टॉक कोर्स के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।